नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज और आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे द हिमालयन रिवर सिस्टम की। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसी के बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं दोस्तों इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम से। तो ओरिजिन के आधार पर इंडिया की रिवर्स को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है हिमालयन रिवर्स और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स को भी दो रूप में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर उसको कहते हैं जो ईस्ट से निकलती है और वेस्ट की तरफ जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रिवर कहाँ से निकल रही है उसके आधार पर उसको डायरेक्शन का नाम दिया जाएगा। तो नर्मदा और तापी क्योंकि ईस्ट से निकलती है इसलिए इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की। तो जो नदियां वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट में जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, उनको कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। तो जो नदियां वेस्ट से निकलेगी उसको वेस्ट फ्लोइंग और जो ईस्ट से निकलेगी उसको ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। ये थी पेनिनसुलर रिवर्स की बात। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। तो समय के साथ, समय के आधार पे भी इनको भी दो रूप में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है एंटीसीडेंट रिवर्स और दूसरी है नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट वो नदियां होती हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले से मौजूद हैं और नॉन एंटीसीडेंट वो नदियां होती हैं जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद आई थी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ देखिए, मेजर हिमालयन रिवर्स जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एंटीसीडेंट नदियां हैं। उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कैसे पता चलता है कि कोई नदी एंटीसीडेंट है यानी एंशियंट यानी प्राचीन है या नहीं है? तो इनकी गोर्जेस को देख के पता चलता है कि कौन सी नदी प्राचीन है कौन सी नहीं है। यानी कि जिस नदी का जितना गहरा गोर्ज होगा वो नदी उतनी ही प्राचीन होगी। यदि आपको गोर्ज के बारे में नहीं पता है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो रिसर्च में ये पता लगाया गया कि दोस्तों इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा और गंगा जैसी नदियों के गोर्ज बहुत ज़्यादा गहरे हैं और इसलिए ये नदियाँ जो है प्राचीन हैं। अब बात करते हैं कि हिमालय कैसे बना। तो आपने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक सुना होगा। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जाके टकराती है तो एक बहुत बड़ा कोलिजन होता है। इस कोलिजन की वजह से धरती का एक बहुत बड़ा उभार दुनिया के सामने आता है और वही उभार कहलाता है द हिमालयन पर्वत। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन्स। तो ये था दोस्तों आप सभी के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से जानकारी। एक्सटर्नल है, 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दी क्योंकि आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फाइनली अपने सेशन की, द हिमालयन रिवर सिस्टम की, और इसको शुरू करेंगे हम द इंडस रिवर सिस्टम से। तो इसको समझने के लिए मैप में चलते हैं। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? दोस्तों इंडस रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत में लेक मानसरोवर से। लेक मानसरोवर से जब इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है तो ये वेस्ट में अपनी डायरेक्शन शुरू करती है और इंडिया में पहुंचती है। जब ये नदी इंडिया में पहुंचती है तो यहाँ पे फाइनली बहुत बड़े गोर्ज बनाती है। ये इन गोर्ज के द्वारा इंडिया के लद्दाख में पहुंचती है और जैसे ही ये नदी इंडिया के लद्दाख में पहुंचती है यहाँ पे इसकी मुलाकात बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज से होती है, जैसा कि आप इसके मैप में देख सकते होंगे। तो ये है न्यूब्रा। न्यूब्रा सहयोग भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जस्कर इसकी ट्रिब्यूटरी है। फर्दर अगर आप आगे जाएंगे तो गिलगिट इसकी ट्रिब्यूटरीज है, कृष्ण गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है इस इंडस नदी को बहुत सारी सहायक नदियां प्रदान करता है। जब इसकी जो जर्नी है कश्मीर में ख़त्म हो जाती है तो ड्रामेटिकल चेंज आता है इस रिवर में और ये अचानक से दक्षिण की तरफ यानी साउथ में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। आप ये देख सकते होंगे कि इस रिवर को ऐसे जाना था, लेकिन ऐसे जाने की बजाय अब ये रिवर जो है साउथवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ड्रामेटिकल चेंज आता है। पूरे पाकिस्तान को कवर करती हुई इंडस रिवर फाइनली कराची से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इंडस रिवर अपने ओरिजिन से लेकर अपने गंतव्य स्थान तक 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और ये जो लंबाई है इंडस रिवर को दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बना देती है।
अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियों की। तो यहाँ जो कश्मीर में इसकी सहायक नदियाँ थी वो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इसकी बाकी सहायक नदियों की। तो आप पाकिस्तान में अगर देखें तो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो इंडस रिवर में जाके मिल रही हैं। इन सभी को याद करना ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ 5 नदियों की बात करेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। होता क्या है दोस्तों कि ये सभी नदियाँ जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। इन सभी नदियों का पानी जब इंडस रिवर में मिलता है तो नदी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जिस वजह से ये अपनी अल्टीमेट डायरेक्शन तक पहुंचती है जो है अरेबियन सी। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी की सभी नदियाँ डायरेक्टली जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। नहीं, ये जो नदियाँ हैं ये सबसे पहले आपस में मिलती हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ये नदियाँ फर्दर आगे एक बहुत बड़ी नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है पंजनाद, और ये जो पंजनाद है ये जाके मिलती है इंडस रिवर में। तो अब आप इसको मैप में देखिए, तो ये है दोस्तों हमारी चेनाब रिवर जो इंडिया से ओरिजिन हो रही है, ये है झेलम रिवर जो अगेन इंडिया से ओरिजिन हो रही है, ये फिर रावी रिवर है, ये फिर सतलुज रिवर है, और यहाँ पे आपको दिखेगी ब्यास रिवर, ये है ब्यास रिवर। ये सभी नदियाँ आगे जाके पंजनाद नदी में मिल जाती है, यानी एक नई नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है पंजनाद। पंजनाद नदी फर्दर आगे जाती है और इंडस रिवर में फाइनली जाके मिल जाती है। जिस जगह पे ये नदी मिलती है उस जगह को मिठानकोट कहते हैं, और ये जो मिठानकोट है ये पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से इस रिवर को बहुत सारा पानी मिलता है, बहुत ज़्यादा फोर्स मिलता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है। इतनी वॉल्यूम की वजह से फाइनली ये रिवर जो है 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो जो अभी हमने पढ़ा वही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात और है दोस्तों कि इंडस रिवर जो है सबसे ज़्यादा इसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में ही बहता है। इंडिया में सिर्फ इसका 1/3 1/3 एरिया ही बहता है, और वो भी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से दोस्तों इंडिया सिर्फ इंडस रिवर का 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है, बाकी 80% जो पानी है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। ये थी इंडस रिवर और ये थी इंडस रिवर ट्रीटी। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी रिवर द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो अगेन दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम को समझने के लिए फिर से हम इसके मैप की तरफ जाएंगे। तो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में आपको मिलेगा। गंगा रिवर जब ओरिजिन होती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता है, इसका नाम होता है भागीरथी। तो यानी कि अभी गंगा का निर्माण नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ भागीरथी है। भागीरथी रिवर जब ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में जाती है तो इसको एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो जब ये अलकनंदा भागीरथी रिवर से मिलती है तब जाके ये दोनों रिवर्स गंगा नदी का निर्माण करती है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है तो वो संगम देवप्रयाग में हो रहा है, और देवप्रयाग से निकलती है हमारी गंगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि गंगा जो है स्टार्टिंग में भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन अलकनंदा के साथ मिलके ये गंगा का निर्माण करती है। गंगा नदी जब आगे जाती है यानी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो फिर ये बहुत सारी नदियों के साथ मिलती हुई जाती है, और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जब ये जाती है तो यानी कि अब ये पहाड़ों से नीचे उतर के मैदानी एरिया में आ गई है। जब ये नदी मैदानी एरिया में आती है तो हरिद्वार में इसका हम देखते हैं कि हरिद्वार में भी गंगा नदी बह रही है। हरिद्वार में जब नदी आ जाती है तो इससे ये पता चलता है कि गंगा नदी अब मैदानी एरिया में आ गई है, इंडिया के नदर्न इंडियन प्लेन्स में अब ये एंटर कर गई है। यानी कि माउंटेन रूट अब गंगा का खत्म हो गया है, अब इसका प्लेन रूट शुरू हो गया है। ठीक है, गंगा रिवर प्लेन्स का अपना रास्ता तय कर रही होती है तो फर्दर जब ये आगे जाती है तो इसमें यमुना रिवर भी आके मिल जाती है। यमुना रिवर के साथ साथ जब ये आगे जाती है तो इसमें गंडक, घाघरा और कोसी नदी भी मिलती है। आप इधर देख सकते हैं कि गोमती नदी भी गंगा रिवर में आके मिल रही है। तो अब अगर हम यमुना नदी की स्पेसिफिकली बात करें
तो दोस्तों यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो गंगोत्री के पास है। तो जब ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो शुरुआत में तो गंगा नदी के पैरेलल में बहती है ये नदी, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही नदियां एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। लेकिन फाइनली जब ये यूपी के इलाहाबाद में पहुंचती है तो वहां पे यमुना नदी गंगा नदी के अंदर सबमर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो इससे हमने क्या देखा कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है देवप्रयाग में और बनती है गंगा, और यमुना और गंगा का मिलन होता है इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में। ठीक है, ये तो थी दोस्तों यमुना की बात। अब घाघरा, गंडक और कोसी की बात करते हैं। तो आप ये देखिए दोस्तों कि घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये तीनों ही नदियां नेपाल हिमालय से निकल रही हैं और ये तीनों नदियां नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और आगे जाके ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। इस तरीके से गंगा नदी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अभी तक हमने बात की दोस्तों यमुना नदी की और इसकी नदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरीज की। अब हम बात करते हैं इसकी सदर्न ट्रिब्यूटरीज की, यानी कि पेनिनसुलर से आने वाली ट्रिब्यूटरीज। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों पेनिनसुलर नदियों की, तो जो पेनिनसुलर नदियां हैं इसमें 3 मेन नदियां हैं, जैसे हमारी है चंबल नदी, फिर आती है बेतवा नदी और तीसरी नदी है सोन नदी। ये तीनों ही नदियां ना तो ज़्यादा लंबी होती हैं, ना ही इनमें ज़्यादा पानी होता है। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए अगर आपने पार्ट 1 देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो ज़्यादा लंबी क्यों नहीं होती है। तो पेनिनसुलर रिवर्स में चंबल, बेतवा और सोन नदियां होती हैं जो कि आगे जाके गंगा नदी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगेन मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जो घाघरा है, जो गंडक है, ये और कोसी है, ये तीनों नदियां एक सिक्के के 2 पहलू की तरह काम करती है। यानी कि एक तरफ तो ये नदर्न इंडिया में बाढ़ लेके आती है, भीषण तबाही मचाती है, दूसरी तरफ यही तीनों नदियां नदर्न इंडियन प्लेन के बहुत बड़े हिस्से को फर्टाइल भी करती है। तो ये था दोस्तों गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। अब गंगा नदी आगे बढ़ना शुरू करती है। आगे जब ये बढ़ती है तो आप ये देख सकते होंगे कि ये आ गया है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी एंटर करती है तो अगेन ये 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। पहला जो हिस्सा है दोस्तों उसको बोला जाता है कि वो भागीरथी है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है वो बनता है गंगा। तो यानी कि हुगली नदी उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है भागीरथी की, और भागीरथी नदी गंगा से अलग होके अगेन साउथवर्ड डायरेक्शन में बहने लगती है और ये फाइनली कहाँ पे जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, गंगा नदी 2 अलग अलग हिस्सों में जब बंटती है तो उन दोनों हिस्सों को जहाँ पे डिवीज़न होता है वो डिवीज़न है वेस्ट बंगाल का फरक्का टाउन। तो वेस्ट बंगाल में एक टाउन है फरक्का, वहाँ से गंगा नदी 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा वेस्ट बंगाल में जाता है, दूसरा हिस्सा हमारा कहाँ पे जाता है? बांग्लादेश में जाता है। तो अब हम बात करें बांग्लादेश के हिस्से की, क्योंकि हमने देखा दोस्तों यहाँ पे फरक्का है, फरक्का में गंगा नदी 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है। ठीक है, एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है और दूसरी बन जाती है इसकी मेन रिवर, यानी कि मेन स्ट्रीम गंगा। जब ये मेन स्ट्रीम गंगा आगे बांग्लादेश में एंटर करती है तो एंटर करके इसकी मुलाकात दूसरी बड़ी रिवर से होती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती हैं दोनों की दोनों, तो फर्दर इनको एक नया नाम मिलता है, वो है मेघना। मेघना एक बहुत ज़्यादा ताकतवर नदी के रूप में सामने आती है। इतनी बड़ी नदी बनती है, तो जितनी बड़ी नदी होगी दोस्तों उतना ही बड़ा ये डेल्टा बनाती है। और आपको पता होगा कि सुंदरबन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि इन्हीं रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है, और ये पूरा बांग्लादेश जो है वो डेल्टा ही है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बनाने के बाद फाइनली ये नदी जो है अलग अलग चैनल्स में डिवाइड होके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों गंगा रिवर की जो जर्नी है वो किस तरीके से ये कवर करती है।
जो भी मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इंडस रिवर का जो एरिया था वो था 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। गंगा नदी का जो एरिया है वो है 2500 किलोमीटर, यानी गंगा नदी इंडस नदी से छोटी है, ठीक है। और ये 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा हमारा गंगा रिवर सिस्टम। जो भी मैंने बताया है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर नोट्स बनाने हैं तो यहीं से आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो एक बार हम फिर से गंगा रिवर सिस्टम में द सुंदरबन डेल्टा की बात कर लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी ट्री के नाम पे रखा गया है, यानी कि इस डेल्टा में बहुत ज़्यादा सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी ये है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है सुंदरबन डेल्टा। ये थी हमारी गंगा रिवर सिस्टम। अब हम बात करते हैं फाइनली हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और तीसरी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। तो तीनों रिवर्स में से एक इम्पोर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी तिब्बत के ही लेक मानसरोवर के पास से निकलती है। तो हमने देखा इंडस रिवर भी लेक मानसरोवर से और ब्रह्मपुत्रा रिवर भी लेक मानसरोवर से। दोनों में एक फ़र्क ये है कि जो इंडस रिवर है वो वेस्ट की तरफ चली जाती है, जबकि जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में बहना शुरू करती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत में बहती है तो हिमालय के पैरेलल जाती है ये नदी। आप देख सकते होंगे दोस्तों, ये है हिमालय और ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि हिमालय के पैरेलल में ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है पूरे तिब्बत में बहती हुई जाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत में होती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते, इसको यारलंग ज़ेंगपो रिवर बोलते हैं। इसको आप नॉर्मली ज़ेंगपो रिवर भी बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में लेक मानसरोवर से जब ये रिवर निकलती है तो इसका नाम है ज़ेंगपो रिवर। ज़ेंगपो रिवर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अपनी यात्रा शुरू करती है। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि इस रिवर को बे ऑफ बंगाल में जाके मिलना है। ज़ेंगपो रिवर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अपनी यात्रा शुरू करती है, सीधी बहती रहती है, लेकिन अचानक से ये भी ड्रामेटिक चेंज करती है, बहुत शार्प यू टर्न लेती है और शार्प यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नाम की जगह से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंटर करती है। अब जैसे ही अभी तो ये तिब्बत में है तो इसका नाम यारलंग ज़ेंगपो है। जैसे ही ये नामचा बरवा को पास करके अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी तो यहाँ पे इसका नाम दिहांग रख दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक ही रिवर का अब दूसरा नाम हमें देखने को मिल रहा है, वो है दिहांग रिवर। दिहांग रिवर जब फर्दर आगे बढ़ती है तो इसमें दिबांग और लोहित नाम की दो बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे ये है लोहित और ये है दिबांग, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रिब्यूटरीज दिबांग और लोहित दोनों आके दिहांग रिवर में मिल जाती हैं। जब ये दोनों दिहांग रिवर में मिलती हैं तो आप एक बार फिर से मैप देखिए, ये जो एरिया है ये है अरुणाचल प्रदेश और नीचे ये है असम। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे लोहित और दिबांग रिवर दोनों ही रिवर जो हैं दिहांग के साथ मिल रही हैं और यहाँ से अब जैसे ही ये नदी असम में एंट्री करेगी वैसे ही इसका नाम ब्रह्मपुत्रा रख दिया जाएगा। तो यानी कि ब्रह्मपुत्रा का नाम 3 बार चेंज होता है। पहले जब ये ओरिजिन होती है तो इसको ज़ेंगपो बोला जाता है, दूसरा जब ये शार्ट टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको दिहांग बोला जाता है, और फाइनली जब ये असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। असम में जब ये एंटर करती है तो एंटर करते ही इसको मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्रा नाम दे दिया जाता है। ब्रह्मपुत्रा जब आगे अपनी जर्नी तय करती है तो बहुत सारी नदियां इसमें आके मिलती जाती हैं और फाइनली ये एंटर करती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ये नदी एंटर करती है तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और यहाँ से गंगा नदी आती है, दोनों एक साथ मिल जाती हैं। अगेन बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है। एक बार फिर से मेघना का निर्माण होता है।
और इस तरीके से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी कई सारे चैनल्स में डिवाइड होके एक बहुत बड़ा डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन जो कि हिमालयन रिवर्स के बारे में था। आई होप आप सभी को आज का सेशन समझ में आ गया होगा। एक और जो फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नामचा बरवा जो है इसकी ऊंचाई 7757 मीटर है। आई एम सॉरी, हिंदी में मेरी काउंटिंग थोड़ी वीक है। तो 7757 मीटर नामचा बरवा की ऊंचाई है। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडस रिवर से भी बहुत ज़्यादा लंबी है। 3848 किलोमीटर इसका जो टोटल लेंथ है वो है। तो यानी कि हम ये देखते हैं कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन तीनों में से ही जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सबसे ज़्यादा बड़ी नदी है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तिब्बत के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि तिब्बत एक कोल्ड और ड्राई एरिया है। वहाँ पे आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कोल्ड और ड्राई एरिया, सूखा एरिया है। तो इसलिए जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब ज़ेंगपो नदी होती है तो इसमें पानी भी कम होता है और सिल्ट भी कम होता है। जब ये इंडिया में आती है तो इसकी मुलाकात बहुत बड़े रेनफॉल रीजन से होती है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, जो असम का रीजन है, वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाला रीजन है। जब यहाँ पे ज़ेंगपो रिवर को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है तो फाइनली इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है और बहुत ज़्यादा इसमें सिल्ट की अमाउंट आ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि ये नदी बहुत ज़्यादा विशाल और विकराल रूप ले लेती है। इस नदी की एक और विशेषता ये है कि ये नदी जो है बहुत सारे रिवराइन आइलैंड बनाती है और दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, नदी का जो आइलैंड है सबसे बड़ा, वो है मजोली आइलैंड। और मजोली आइलैंड ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र की एक बुरी बात यह है दोस्तों कि हर साल रेनी सीजन में ब्रह्मपुत्र फ्लड लेके आती है असम और बांग्लादेश दोनों ही जगह पे। इस वजह से ये वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन कर देती है, बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है दोनों ही जगह पे, असम और पूरे के पूरे बांग्लादेश में। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश और असम में तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा सिल्ट इसमें आ जाता है। सिल्ट की मात्रा ये अपने साथ कैरी करती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने से पहले सारा सिल्ट ये अपने फ्लड प्लेन में छोड़ देती है। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो रिवर बेड है वो हमेशा ही राइज होता रहता है। दूसरी बात यह है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अपने चैनल को बहुत जल्दी शिफ्ट करती रहती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड press the bell icon for more updates. Most importantly, stay safe. God bless you all. Jai Hind.